हेलो बच्चों। वर्क पावर एनर्जी सीरीज के लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बातें सीख ली थी। हमने वर्क के बारे में सीख लिया था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क निकालना हमने सीख लिया था, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो। हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था। हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। पोटेंशियल एनर्जी ही हम निकालना सीख रहे थे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी थी। आज के लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली आपस में रिलेटेड है। बहुत जबरदस्त चीज होगी। उसके बाद हम सीखेंगे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त चीज जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आज हम शुरू करेंगे, इसलिए उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और वो होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम बताई मैंने? वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम ही एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपकी कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, कितनी मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो कर देता है, एकदम रिड्यूस कर देता है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सिंगल और डबल लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, दो स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है एकदम? बेसिकली सबसे पहले तो हमें फिजिक्स जाननी है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो आइए चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी से ही शुरुआत करते हैं और एक क्वेश्चन से, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ही हम निकालना सीख रहे थे। भाई मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है। क्या है मेरे पास? एक पेंडुलम। पेंडुलम पता है आपको पेंडुलम क्या होता है? मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल। एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है? एल। और उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है और जिसका मास कितना है? लेट से एम। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? इससे एक बॉब कनेक्टेड है, उसका मास एम है। अब ये मान लो मीन पोजीशन है और ये रेफरेंस पोजीशन है। और यहां पर मान लीजिए मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेता हूं। इनिशियल तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, आपको पता ही है, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। लेकिन समझदारी किस में? इनिशियली आप 0 मान लो ताकि आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो। अब मान लो मैंने इस बॉब को उठा करके यहां ले गया, थीटा एंगल पर ले गया। अब क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय मी इन डिस्प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। क्लियर? अब सोचो कि हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि वो पूछ रहा है वर्क, वो क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय मी। अब वो वर्क डन बाय मी पूछ रहा है, दैट मींस मैं क्या निकाल दूं? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली है, तो यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही मेरा आंसर होगा। क्लियर एकदम? अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए दिस हाइट इज h, तो यहां पर u फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। और डेल्टा u क्या होगा बेटा? mgh माइनस 0 विच इज mgh। तो वर्क डन कितना होगा? यही वर्क डन है, वर्क डन बाय मी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर डेल्टा u, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर माइनस ऑफ डेल्टा u। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब पॉइंट ये है, ये h तो मैंने माना है ना, इस h को तो निकालना पड़ेगा। वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल पर गौर फरमाइए, ये हाइपोटेन्यूज l है और अगर मुझे बेस पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या आएगा? ये l है, तो ये कितना होगा बच्चों? लेट्स से दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r। pr l है तो pq कितना होगा बच्चों? l cos थीटा। pq कितना होगा? L cos थीटा। मतलब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? L cos थीटा। तो बच्चों ये क्या हो गया? जल्दी बोलो। ये L है, ये L cos थीटा है, तो ये कितना हो गया बच्चों? L माइनस L cos थीटा विच इज L 1 माइनस cos थीटा। और यही क्या है बच्चों? H के बराबर है। तो डेल्टा U कितना हो गया? जल्दी बोलो। डेल्टा U कितना हो गया बच्चों? mgl 1 माइनस cos थीटा। और यही क्या होगा बच्चों? वर्क डन बाय me, work done by external agent in displacing this bob from this point to this point। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर मान लो मैं यहाँ पर ui 0 की जगह अल्फा मान लूंगा, तो यहाँ पर uf कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा। क्लियर? लेकिन हमें तो डेल्टा u से मतलब होता है, डेल्टा u अभी भी उतना ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि आपको पोटेंशियल एनर्जी एकदम रात को नींद में ही कोई पूछ ले तो ये सारी बातें आपको बतानी आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड
कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, कल ही लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया कि भैया डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भाई, अब अगर मान लो इसी चीज को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स ने बहुत छोटा सा वर्क किया, तो उस वर्क की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी वो कितनी आएगी, बहुत मामूली सी। दैट मींस बहुत मामूली सी को मैं क्या लिखता हूं, डी। दैट मींस हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, मतलब कि इन डिफरेंशियल फॉर्म मैं क्या लिख सकता हूं, du बराबर माइनस ऑफ dw बाय कंजर्वेटिव, du बराबर माइनस ऑफ dw बाय कंजर्वेटिव। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, du बराबर माइनस f कंजर्वेटिव डॉट dr। जनरल बात कर रहा हूं, एकदम जनरल बात कर रहा हूं। ये बहुत जबरदस्त रिलेशन है यार, बहुत ही जबरदस्त, 12th क्लास में भी बहुत यूज होगा। du is the very small change in the potential energy because of this conservative force, and this is doing very small work, very small displacement, क्लियर एकदम। अब देखो, अब यहां पर हम दो फॉर्मेट निकाल सकते हैं। एक फॉर्मेट ये है कि देखो f कंजर्वेटिव को मैं लिख सकता हूं माइनस du बाय dr, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सट्रीमली हाईली इंपॉर्टेंट। जो ये, एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जो और यही हमें बताती है कंजर्वेटिव फोर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फील्ड्स, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? जो भी फोर्स इस तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो करेगी वो सारी की सारी कंजर्वेटिव होंगी, ऑल्दो कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखी है। क्लियर है? इसके ऊपर अभी और डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, माइनस du बाय dr। इसका क्या मतलब है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, du इज व्हाट, change in potential energy, dr is what, with distance, change in potential energy with distance या displacement। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यही केस में लेता हूं, ये वाला केस में लेता हूं। मान लो ये ग्राउंड है अपना, ये क्या है अपना ग्राउंड। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास है m और वो इतनी दूरी पर है। क्लियर है? देखो कंजर्वेटिव फोर्स तो बेटा नीचे लग रही है ना, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रही है। अगर मान लो मैं इसको ड्रॉप कर दूं, तो ये नीचे आ रहा है ना, मतलब कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है या बढ़ रही है, वो यही बताता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। डिक्रीज क्यों बोला मैंने, दिस नेगेटिव साइन की वजह से। कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। मतलब कि अगर मान लो मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना दूं, उलझुलू सिस्टम बना दूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और मैं कह दूं यहां पर मान लो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है 4 जूल और यहां पे मान लो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है 8 जूल। बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कहां से कहां लग रही होगी, यहां से यहां लग रही होगी यार। Conservative force always acting towards the decrease in the potential energy with distance। सबसे जीता जाता एग्जांपल यही है। कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नीचे होगी, क्लियर है एकदम, और वो किधर की तरफ लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? या फिर आप इसको और अच्छे से डिटेल से समझना है तो ऐसे समझो, मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ड्रॉप कर दूं, तो वो नीचे आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रही है mg। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, एंड कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स डिक्रीज इन द potential energy with distance। conservative force always acting towards decrease in the potential energy with distance। अब आप खुद ऐसा समझिए ना यार, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वर्क का मतलब ये होता है कोई चीज एनर्जी दे रही है किसी को। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ? अब कोई चीज एनर्जी दे रही है तो कहीं से तो देगी ना यार, तो जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है पॉजिटिव, तो वही वर्क क्या करता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को घटाता है और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। अब काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है ना, जैसे जैसे नीचे जा रहा है, तो वो कहां से आ रही है एनर्जी, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से आ रही है। बहुत ही जबरदस्त है, मतलब ये तो बहुत जबरदस्त। F कंजर्वेटिव बराबर माइनस du बाय dr। मतलब कि अगर किसी को पोटेंशियल एनर्जी पता हो और कंजर्वेटिव फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है?
और देखते हैं और देखते हैं। और अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स पता हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हो तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। दैट मींस अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, यहाँ पर लिमिट किसकी लगेगी, डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल और यहाँ पर फाइनल, इनिशियल और यहाँ पर फाइनल, तो क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस एफ डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल। बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त रिलेशन निकल रहे हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना, दोनों चीज आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ इसको मैं रब कर रहा हूं। एक बात बताइए भाई, हमने एक कंसेप्ट सीखा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? स्प्रिंग में जल्दी बोलो, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये क्या है? ये क्या है? तब है ये जब नेचुरल लेंथ पे, मतलब स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, वहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोला और मैंने नेचुरल लेंथ से एक्स उसको डिस्प्लेस कर दिया। चाहे मैंने कंप्रेस किया हो, चाहे मैंने उसको एलोंगेट किया हो स्प्रिंग को, तो उसमें सिस्टम में कितनी एनर्जी आ जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सारी बात हम कर चुके हैं, क्लियर है। और स्प्रिंग फोर्स बेटा कैसे होती है? स्प्रिंग फोर्स क्या होती है जल्दी बोलो, माइनस के एक्स, वेयर के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वही वाला है, और एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, और माइनस साइन क्या बताता है? स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है ना, फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स निकालनी है, तो देखो बच्चों, ये dr की जगह सिंपली dx लिख सकता हूं। इस बार देखिए dx लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, f कंजर्वेटिव विल बी इक्वल्स टू माइनस du बाय dx, x कंजर्वेटिव विल बी इक्वल्स टू माइनस du बाय dx। इसको करेंगे तो माइनस हाफ के dy बाय dx ऑफ u कितना आया बच्चों? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सॉरी u कितना आया है, हाँ, दिस इज व्हाट द u इज, हाफ के बाहर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 2x, दैट मींस माइनस हाफ के इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया? माइनस के एक्स। बिल्कुल ठीक। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता थी, आपने फोर्स निकाल लिया फ्रॉम दिस रिलेशन। मतलब कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फोर्स निकालना आना चाहिए, और अगर फोर्स गिवन है तो इंटीग्रेट कर दो, यही आने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए विद प्रॉपर लिमिट्स। वो अलग बात है, इनिशियल हम हमेशा क्या लेते हैं? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा क्या लेते हैं? जीरो। क्या ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या ही फायदा इनिशियल पे कुछ और लेने का? क्या ही फायदा? कैलकुलेशन बढ़ानी है, क्योंकि हमें तो मतलब किससे होता है बच्चों? बेटा हमें मतलब किससे होता है? डेल्टा यू से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इनको आप नोट करिए, अभी प्रॉब्लम्स के आपको समझ में आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेकर के हम उन कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है आपको, लेट्स से 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और वो उस कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानकारी ले रहा है। तो सिंपल है यार, आपको मालूम ही है एफ कंजर्वेटिव किसके बराबर होगा? यहां पे सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो माइनस du बाय dx, सिंपली डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस dy बाय dx ऑफ u की वैल्यू क्या है बच्चों? 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? माइनस 8 माइनस ऑफ 2x, तो क्या आ गया? 2x माइनस 8। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया बच्चों? 2x माइनस 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब यहां पर देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों है, और वो फोर्स पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर कंसेप्ट लगता है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव का। देखो दो तरीके के डेरिवेटिव होते हैं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये बच्चों कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। कंप्लीट डिफरेंशिएशन कब यूज होता है? जब कोई भी चीज सिर्फ एक पर वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स पर डिपेंड कर रहा था,
तो हमने सिंपली फोर्स निकाल लिया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंड कर रही है, एक्स पर भी, वाई पर भी, जेड पर भी, तो उसके लिए हम कंप्लीट नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। और सिंबल क्या होता है बच्चों समझ लो, सिंबल होता है ये, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना है, मतलब थोड़ा सा उसे घुमा देते हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों डेल। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? डेल। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब कि अगर मान लो मुझे यहां से, सबसे पहले मैं तीनों कंपोनेंट निकाल लो। अगर मान लो मुझे यहां से फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो फोर्स का एफ कंपोनेंट के लिए क्या करूंगा मैं? फोर्स के एफ कंपोनेंट के लिए माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। क्या मेरी बात समझ में? डी नहीं, डेल। और इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, लेकिन ऐसा करते टाइम कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, दैट मींस कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया बच्चों? एफ एक्स। सिंपली एफ वाई क्या आएगा बच्चों? एफ वाई क्या आएगा? माइनस डेल यू बाय डेल वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। सिंपली एफ जेड क्या आएगा बच्चों? एफ जेड क्या आएगा? माइनस डेल यू बाय डेल जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और सिंपली फोर्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, दैट मीन्स सिंपली एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू लिख दो, माइनस साइन बाहर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा? डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या पार्शियल डेरिवेटिव करना आपको आगे सबको सिंपल है? एक्स के साथ करो कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। क्लियर एकदम? क्या एकदम कहानी समझ में आ रही है? दैट मीन्स सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं, एफ एक्स क्या होगा? यहां से एफ एक्स क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई और जेड कांस्टेंट मान लेना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, वाई तो कांस्टेंट है 0, जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालो, एक्स का क्या होगा? 1। तो एफ एक्स क्या आ गया बच्चों? 2x माइनस 0 प्लस जेड स्क्वायर। ये समझ में आया जेड स्क्वायर क्यों? क्योंकि जेड स्क्वायर एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करोगे कीपिंग जेड कांस्टेंट, तो क्या आएगा? जेड स्क्वायर कांस्टेंट है ना, उसे बाहर रखो, एक्स का होता है 1, तो क्या आ गया? 2x माइनस 0 प्लस जेड स्क्वायर। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2x प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर एकदम? ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। सिंपली अब हम क्या निकालेंगे? एफ वाई बच्चों, माइनस साइन बाद में डाल देना, माइनस साइन सबके साथ बाद में डाल देना। एफ वाई के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 0, माइनस 2y का क्या होगा? -2, वाई जेड स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 0, मतलब एफ वाई क्या हो गया बच्चों? -2। एफ जेड निकालना है तो क्या होगा बच्चों? एफ जेड निकालना है डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ जेड कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0। जेड स्क्वायर का क्या होगा बच्चों? जेड स्क्वायर का 2z और x एज इट इज, क्यों? वो तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2zx। क्लियर एकदम? अब सिंपली ये वैल्यू उठाकर, माइनस साइन नहीं रहने देना, ऐसी ये वैल्यू उठा करके यहां पे आप डाल दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर। दैट मीन्स हमें अब समझ में आ गया, अगर पोटेंशियल एनर्जी सिंपली x या y या z का फंक्शन है तो सिंपल कंप्लीट डिफरेंशिएशन से निकाल दो। अगर x y z तीनों का फंक्शन है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। क्लियर एकदम? पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैं लिख ही देता हूं। तो फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस साइन बाहर, ये क्या है? 2x प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, ये क्या आया? -2 जे कैप, ये क्या आया? 2zx, दैट मीन्स 2zx के कैप। सो ये आ गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ये है। क्लियर एकदम? और अगर पॉइंट दे रखे हो 1 2 3 2 3 4 4 5 6, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर एकदम बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने क्या सीख लिया? पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना, दोनों फॉर्मेट। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी एक वेरिएबल का है तो ऐसे, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक से ज्यादा वेरिएबल पे है तो सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम क्या सीखेंगे? अगर फोर्स दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना। क्लियर है? देखिए मान लीजिए कोई एक फोर्स दे रखी है F बराबर
2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। देखते ही पता चल रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है, fx i कैप प्लस fy जे कैप वाला फॉर्मेट है। और किसी एक पॉइंट 0,0 पर पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, तो वो पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 1,2। तो सिंपल आप फॉर्मूला लिखिए वो वाला। वो क्या है, du बराबर माइनस एफ डॉट डी आर, और यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर इनिशियल, यहां फाइनल, यहां पर इनिशियल, यहां फाइनल। क्लियर एकदम। लेट से इसको मैं इनिशियल पॉइंट अपना रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं बच्चों। ये क्या ले लिया मैंने, इनिशियल पॉइंट, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, लेट से अपना फाइनल पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपली। सबसे पहले dr वेक्टर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये सब हमने कर रखा है वर्क डन निकालते टाइम, dx i कैप प्लस dy j कैप। तो सिंपली पहले f डॉट dr निकाल लो। f डॉट dr क्या होगा, इसका इसके साथ डॉट कराओ बच्चों, तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट सभी को आता है 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सिंपली यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी देखो, सिंपली वैल्यू पुट करो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर माइनस साइन लगाएंगे 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy, इंटीग्रेट, इसको डिवाइड कर दो इंटीग्रेट को, माइनस 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। क्लियर एकदम। यहां पर भी माइनस साइन आएगा। ठीक बच्चों। अब यहां पर लिमिट बच्चों किसकी लगेगी, x की, यहां पर लिमिट y की। क्लियर एकदम। x की इनिशियल लिमिट, इनिशियल मैंने ये लिया है तो 0, x की फाइनल लिमिट, फाइनल पॉइंट मैंने लिया है तो 1। ध्यान से देख रहे हो क्या, आपको समझ में आ रहा है ना। यहां पर लिमिट किसकी लगेगी बच्चों, y की, यहां पर इनिशियल लगती है। y की इनिशियल लिमिट क्या है बच्चों, जल्दी देखो, y की इनिशियल लिमिट क्या है 0, और y की फाइनल लिमिट क्या है बच्चों 2। क्लियर एकदम। चलो u फाइनल आपको निकालनी है, मतलब 1,2 पर आपको निकालनी है, और u इनिशियल कितनी है बच्चों 0,0 पर 10। ठीक है। अब हम मिलकर के इसको सॉल्व करेंगे। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपली माइनस साइन में कॉमन ही निकाल लेता हूं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माइनस साइन कॉमन, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 0 से 1 प्लस 3y स्क्वायर का क्या होगा, y क्यूब बाय 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स y क्यूब 0 से 2। क्लियर एकदम। चलो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 0, 1 स्क्वायर माइनस 0 विच इज 1, प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 0 विच इज 8, तो क्या आ जाएगा 9। दैट मीन्स मैं यहां पर लिख देता हूं, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट मीन्स u फाइनल ये हमें निकालनी है 1,2 पर, माइनस 10 बराबर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों, -9, तो u 1,2 कितनी आ रही है बच्चों 1 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से देखिए, हम अगर फोर्स दे रखे, बिल्कुल सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रही है, बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी है। क्लियर एकदम। दैट मींस अब हमने सीख लिया पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना। क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम और बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें थोड़ा ग्राफ के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है ना, f इज माइनस du बाय dr। क्लियर। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने कर ली, उसका सिग्निफिकेंस भी हमने कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो u और r का ग्राफ दे रखा हो। अब u और r का देखिए, एक कर्व होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। मान लो सिंपली मैं r की जगह x लेता हूं, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा u और x कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोलते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और मुझे फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप। दैट मींस du बाय dr क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्लियर एकदम। तो ये क्या हो गया, सिंपली du बाय dr सिंपली क्या हो गया, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मींस कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्त है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं नेचर ऑफ फोर्स भी बता सकता हूं अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि स्लोप का ज्ञान मैंने आपको बहुत अच्छे से दे रखा है। मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं ए, यहां पर स्लोप क्या होगा 0, मतलब यहां पर फोर्स क्या होगा, बिल्कुल ठीक बात है। स्लोप निकालने के जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंगल बनाया, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल कितना है 0, मतलब कि यहां पर स्लोप क्या है 0, मतलब कि यहां पर फोर्स क्या है बच्चों 0। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी है बच्चों, उस पर 0। क्लियर है ना। इस पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, मतलब कि इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पर स्लोप मतलब कि du by dx क्या होगा बच्चों नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स क्या होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन बच्चों इधर होगी, इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इधर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, कोई एक पॉइंट यहां ले लूं, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल क्या होगा लेस देन 90, तो यहां पर स्लोप क्या होगा बच्चों du by dx क्या होगा पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स क्या होगा बच्चों यहाँ पर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। इसी को बोलते हैं बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव, मतलब कि अगर मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रही है, अगर मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रही है, मतलब कि इस सिस्टम में जो भी फोर्सेस काम कर रही होंगी वो इस पार्टिकल को यहीं रखने की कोशिश कर रही होगी, मतलब आप u डिस्प्लेसमेंट x ग्राफ से बहुत चीजें बता सकते हो, फोर्स का नेचर बता सकते हो, फोर्स के बारे में जानकारी दे सकते हो उसको। वहीं अगर मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से, अगर ग्राफ u और x के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से, क्या ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ रहा है क्या बच्चों, जल्दी बोलो। मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहां पर देखो एक और चीज मुझे पता चल रही है कि देखो ध्यान से देखो, सिस्टम बाउंड है, मतलब कि अगर मान लो मैं पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स किधर लग रही है, अगर मान लो मैं पार्टिकल को इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स किधर लग रही है बच्चों, जल्दी बोलो। इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स किधर लग रही है, इधर की तरफ। दैट मींस सिस्टम इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और वहीं अगर मान लो मैं यहां से पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स किधर लग रही है, इधर की तरफ, मतलब कि जो भी फोर्सेस इसमें काम कर रही हैं, मुझे नहीं पता कौन सी फोर्स है, जो भी फोर्स इसमें काम कर रही है वो फोर्सेस इस पार्टिकल को, जो भी पार्टिकल होगा उसको यहीं पर लाने की कोशिश कर रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसी सिस्टम को बोलते हैं बाउंड सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, बाउंड सिस्टम। और जब भी इस तरीके का सिस्टम दिखता है तो वहां पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करती हैं बच्चों उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसी फोर्स, जब भी ऐसा कोई सिस्टम दिखे तो समझ जाना कैसी फोर्स है बच्चों, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्लियर एकदम कंसेप्ट। अगर मान लो कुछ ग्राफ ऐसा है, क्लियर है, एक पॉइंट मान लो मैंने यहां ले दिया तो यहां पर भी देखो बच्चों नेट फोर्स तो 0 है, यहां पर भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन मैं इसके इर्द गिर्द अगर मैं स्लोप वगैरह देखूं तो देखो यहां पर जो थीटा है वो लेस देन 90 है, मतलब कि यहां पर स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगी नेगेटिव, मतलब इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी। क्लियर एकदम। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर स्लोप क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 90, मतलब यहां पर स्लोप क्या होगा नेगेटिव, मतलब फोर्स क्या होगी बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब है यहां पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कैसी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, रिपल्सिव। देखो रिपेल तो ऐसे करता है ना, रिपल्सिव फोर्स। यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, रिपल्सिव, और यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है बच्चों, अट्रैक्टिव। मतलब कि ये सिस्टम क्या है बच्चों, बाउंड। क्लियर एकदम। ये फोर्सेस मिलकर के इस पार्टिकल को यहां पर नहीं रहने देना चाहती। मान लो आपने इसको स्लाइटली ऐसे डिस्प्लेस किया और फोर्स भी ऐसी लग रही है तो ये फोर्स इसको अपने साथ ले जाएगी। और यहां पर अगर मान लो इसको आपने इस तरह से डिस्प्लेस किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये फोर्स उसको अपने साथ ले जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। मान लो आपने इस पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस किया, फोर्स इधर लग रही है, इसको वापस इधर लाएगी। मान लो आपने पार्टिकल को इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, यहां पर फोर्स इधर लग रही है तो इसको इधर ही लाएगी। क्लियर एकदम। इन्हीं बेसिस पर हम 3-4 चीजें डिफाइन करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने क्या देखा, नेट फोर्स जहां 0 हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जहां 0 हो। देखो यहां पर भी नेट फोर्स बच्चों 0 है और यहां पर भी नेट फोर्स 0 है।
क्लियर एकदम। यहां पर भी नेट फोर्स बच्चों जीरो है और यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है। लेकिन पॉइंट ये है, मान लो इस बार ग्राफ कुछ ऐसा मैं बना लूं, मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके से लाइक दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर भी नेट फोर्स जीरो है बच्चों, और सी पॉइंट पर भी नेट फोर्स जीरो है बच्चों। लेकिन ए पॉइंट क्या है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी पॉइंट क्या है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सी पॉइंट क्या है बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब समझ लो क्या क्या है इक्विलिब्रियम। अभी तक आपने फोर्स के तरीके से देखा है, फोर्स के तरीके से क्या था, जहां पर भी नेट फोर्स जीरो हो उसी पॉइंट को, उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और देखो तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, क्योंकि सब जगह नेट फोर्स जीरो है। यहां पर भी स्लोप जीरो, यहां पर भी स्लोप जीरो, सब जगह स्लोप जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप इसके इर्द गिर्द देखोगे तो फोर्स कैसे लग रही है, इस तरीके से। अगर आप इसके इर्द गिर्द देखोगे तो फोर्स कैसे लग रही है, इस तरीके से। अगर आप इसके इर्द गिर्द देखोगे तो यहां पे हर जगह फोर्स जीरो है। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी पहले ग्राफ से समझ लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर मान लो मैं इस बॉल को, मान लो यहां पर बॉल रखी हुई है, ऐसे बॉल रखी हुई है इस तरीके से, मान लो मैं इस बॉल को अपनी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो ये बॉल कहां पे आएगी, वापस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसको वापस इधर लाएगी। क्लियर एकदम। और अगर मान लो मैं इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो, और मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, ये वापस यहीं आएगी। मतलब कि जब भी पार्टिकल अपनी ओरिजिनल, मतलब कि जब भी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए और उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद अगर वो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि यहां पर है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है वो आप देख पा रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और मान लो मैं यहां पर बॉल को ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये बॉल वापस नहीं आएगी, ये बॉल साथ में निकल जाएगी। और इधर डिस्प्लेस कर दूं तो इधर आ जाएगी। मतलब कि ये जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर रहा, ये जिधर आपने फोर्स लगाई थी वहीं जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है। अगर मान लो मैं ये रेफरेंस ले लूं, ये रेफरेंस ले लूं, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है मेरे भाई। तो ये एनर्जी का कंसेप्ट है। मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय बताया था कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बाय द टाइम वो मॉडिफाई होती जाएगी, वो यही है। देख लो, समझ लो चीजों को। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है बच्चों, ये किसकी कौन सी फोर्स की डायरेक्शन है? कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा। कौन सी फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों, और इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे, पहले आप समझ लो इसको इस तरीके से। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद अगर पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा तो वो स्टेबल हुआ। अगर रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगा, आपकी फोर्स के साथ मूव करने की कोशिश करेगा तो अनस्टेबल हुआ। और अगर कुछ नहीं हो रहा है, आपने उसको डिस्प्लेस किया हो, वहीं का वहीं रह गया तो न्यूट्रल हुआ। मतलब हर जगह फोर्स क्या है? जीरो है भाई। ये तो न्यूट्रल बैठा हुआ है, इसको कहीं पर भी ले जाके छोड़ दो। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मैथमेटिकली अभी नहीं देखा हमने, अभी हम ग्राफ से चीजों को समझ रहे हैं, अभी हम ग्राफ से चीजों का ज्ञान ले रहे हैं। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट करिए। चलिए, और हम इसमें सीखते हैं, बेसिक सी चर्चा हम इसमें करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज बच्चों हमने पहले भी देखी है, ये चीज हमने पहले भी देख रखी है, इस तरीके की सिचुएशन हमने पहले भी देख रखी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये क्या हो गया बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा भी हुआ है। ये क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ए पॉइंट पर नेट फोर्स तो जीरो है ना, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ए पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? ए पॉइंट पर du बाई dx क्या है बच्चों? जीरो। ये तो तय है बात, हर जगह है। बी पर भी du बाई dx जीरो ही है, बी पर भी du बाई dx क्या है बच्चों? जीरो। बी पर भी du बाई dx क्या है बच्चों? जीरो। और सी पर भी du बाई dx क्या है बच्चों? सी पर भी du बाई dx क्या है बच्चों? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? हर जगह du बाई dx जीरो है। लेकिन अगर आप इसके इर्द गिर्द घूमोगे बच्चों, लाइक दिस,
मतलब कि ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पर स्लोप क्या है बच्चों, नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप क्या है बच्चों, पॉजिटिव। मतलब स्लोप कैसे बढ़ रहा है, -0 और प्लस, -0 और प्लस, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो हियर d²u by dx² should be greater than 0. That means what is the condition, what is the mathematical condition of stable, SC मतलब stable equilibrium. What is the mathematical condition of stable equilibrium? तो क्या हो गया बच्चों, ये तो कॉमन है, du by dx 0 और साथ साथ d²u by dx² should be greater than 0. ये मैथमेटिकल कंडीशन क्या हो गया बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब अनस्टेबल पे चले, मतलब ये ऐसे वाला है, यहां पर स्लोप क्या था बच्चों, पॉजिटिव, यहाँ पर 0 मतलब नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पर जो स्लोप है वो घट रहा है, मतलब d² बाय u बाय dx² क्या है बच्चों, लेस देन 0। और यही क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई बच्चों, du बाय dx तो हर जगह 0 है, साथ साथ d² बाय du² बाय dx² शुड बी लेस देन 0। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों हर जगह, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए तो हर जगह बच्चों, हर जगह स्लोप और स्लोप का वेरिएशन क्या है बच्चों, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सो दीज आर द मैथमेटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझना है, यहाँ से सब कुछ यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर एकदम, क्या सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसको आप नोट करिए, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल को, इसको नोट करिए। चलिए, सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में चर्चा हमने कर ली, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने कर ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने कर ली, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, और फिर हम चर्चा करेंगे बहुत जबरदस्त वर्क एनर्जी एंड थ्योरम की। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो सभी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बेसिकली डेफिनेशन वाइज अंग्रेजी में मैं बोल लूं तो काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन, कोई चीज मूव कर रही है तो हम बोलते हैं हाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हाफ mv², ड्राइव का होगा तो ड्राइव भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से आती है, हाँ ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसकी काइंड पोटेंशियल एनर्जी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। पोटेंशियल इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज स्टोर्ड इन द सिस्टम व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। बट ये क्या है, यस इट इज मूविंग, लेकिन मूव भी कब करेगी, जब कोई फोर्स इस पर वर्क करेगी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार हम देख लेते हैं, वो सभी को मालूम ही है, हाफ mv², लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से dw बराबर, ये सभी जानते हैं, f.dx, f को लिख सकता हूँ लेट्स से m into a into dx, a को लिख सकता हूँ, ये सभी जानते हैं, v dv by dx into dx, तो ये क्या आ गया, dw, dx से dx कैंसिल, सो dw कितना आ गया बच्चों, m v dv। कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करता हूँ, लेट्स से 0 से v का इंटीग्रेशन v²/2, तो वैल्यू पुट करोगे mv²/2, और यही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों, सभी को मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों, हाफ mv²। So this is the mathematical expression of our kinetic energy, energy possessed by the virtue of its motion। यहाँ पर जो v है क्या होता है, स्पीड होती है, ध्यान रखना, क्योंकि v² है, v² को बच्चों मैं लिख सकता हूँ v.v, v² को क्या लिख सकता हूँ v.v, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक स्केलर नंबर, क्या देता है हमेशा, एक स्केलर नंबर, मतलब सिंपली v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब कि v मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड का स्क्वायर। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। That means kinetic energy is always positive. Kinetic energy is always positive. Its change can be negative. Change मतलब डेल्टा के, डेल्टा के मतलब k final minus k initial. It can be negative. It can be positive. It can be 0. But kinetic energy is always positive. ये बात तो तय है, क्योंकि हाफ पॉजिटिव है, मास पॉजिटिव है, v का स्क्वायर पॉजिटिव है, स्पीड क्लियर एकदम। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल इट्स चेंज व्हिच इज डेल्टा k व्हिच इज k फाइनल माइनस k इनिशियल, बिल्कुल ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और कांस्टेंट भी रह सकती है। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हम चर्चा कर चुके हैं। यस, वर्क डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं,
मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ जो कि एक मूविंग कार में है, जो कि कार v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मान लो कोई पर्सन कार में बैठा हुआ है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो कार से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो दैट मींस क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। क्या वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ये सारी बातें वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज होने वाली है, इसलिए मैं पहले ही चर्चा कर रहा हूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या काइनेटिक एनर्जी क्लियर है एकदम? क्या काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लियर है? क्या आपको पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? क्या आपको पता चल रहा है डेल्टा के कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो? क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड से देख रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर, कार के अंदर बैठ के देख रहे हो तो 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर कंसेप्ट। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं यार जो कि आपको पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो अब एक काम करो, इसको मास के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम, और एम वी का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर। दैट मींस के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। सो p बराबर अंडर रूट 2km। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या काइनेटिक एनर्जी में बेसिक सा ज्ञान क्लियर है एकदम? काइनेटिक एनर्जी का बेसिक सा ज्ञान क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलो इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स की धांसू से धांसू और बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम कैसे मिनटों में कैसे सिंपली सॉल्व होती है, कैसे चुटकियां बजा करके सॉल्व होती है बिना किसी ज्यादा रिगरस मैथमेटिक्स के, बिना किसी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। मतलब जिसको एक थ्योरम लगानी आ गई ना यार, सीरियसली जिसको एक थ्योरम लगानी आ गई ना, मतलब कि ये लगा लो टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में निकाल जाते हैं बच्चे, चुटकियों में टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम, लेकिन ढंग से लगानी आनी चाहिए और ढंग से इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि बहुत सारी प्रॉब्लम करी होनी चाहिए, आपने समझो, कोर नॉलेज लो, एक एक पॉइंट को, मेरे एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। मैं फिर बोल रहा हूं, मतलब कि बहुत जबरदस्त है यार, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। जितनी मैथमेटिक्स हमने सीखी थी ना यार, जितनी भी हमने मैथमेटिक्स करनी सीखी, काइनेमेटिक्स में इतने गंदे गंदे सवाल हमने किए, वो सारे सिंगल लाइन में, डबल लाइन में सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में, वर्क एनर्जी थ्योरम के माध्यम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? बहुत जबरदस्त चीज। ये बेसिकली वर्क और एनर्जी के संबंध को समझाती है, वर्क और एनर्जी के संबंध को समझाती है ये। और यहीं से ही आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आपको पता है लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। वर्क और एनर्जी के संबंध को समझाती है कि बताती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाए तब उसमें एनर्जी आती है या फिर उससे एनर्जी निकलती है। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स वर्क इज कोरिलेटेड विद एनर्जी, वर्क इज कोरिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमने देख लिया। क्लियर एकदम? क्या वर्क काइनेटिक एनर्जी से भी कोरिलेटेड है? यस। क्या वर्क काइनेटिक एनर्जी से भी कोरिलेटेड है? यस। एक बहुत ही, और जो डेरिवेशन नहीं है इसकी, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल सा केस लेकर के मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप चीजों को समझना। ठीक? बहुत ही सिंपल सा केस, और फिर उसको हम जनरलाइज भी करेंगे। मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। क्लियर एकदम? वो इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो मान लो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेट्स से u, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? और मान लो मैंने किसी इंस्टेंट पर उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगानी शुरू कर दी, कांस्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, और अलोंग द मोशन लगाई, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a = f/m, और जिसकी वजह से मान लो पार्टिकल थोड़ी दूर चला तो उसकी वेलोसिटी अब u नहीं रही होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, लेट्स से v। तो v क्या हो गया बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चल दिया इस दौरान, s। क्लियर एकदम? तो सबसे पहले ये देखो कौन कौन सी फोर्सेस यहां एक्ट कर रही हैं, फ्रिक्शन को भी मैं नेग्लेक्ट करके चलूंगा। तो कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, mg नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, और ये वाली फोर्स अपनी लगी रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलो
तीन फोर्सेस लग रही हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी u, यहां पर वेलोसिटी v और एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो पहली बात तो मैं ये लगा सकता हूं इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। और फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन, इस वाली फोर्स को। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट इज द वर्क डन बाय mg। mg का वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? 0। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, अगेन 0। व्हाट इज द वर्क डन बाय आवर एक्सटर्नल फोर्स विच इज F? वो कितना होगा? F इंटू एस, मतलब कि M इंटू A इंटू S। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस? व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस? वो कितना होगा? 0 प्लस ma इंटू एस, दैट मीन्स ma इंटू एस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मैंने निकाला। क्या निकाला मैंने? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ध्यान से सुनिए, mg का 0 है, आपको सारी फोर्सेस बनानी है। मैं फिर बोल रहा हूं, सारी फोर्सेस बनानी है आपको। हो सकता है किसी फोर्स का वर्क डन 0 हो सकता है किसी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव और हो सकता है किसी फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो। अगर यहां पर फ्रिक्शन होता है तो उसका वर्क डन नेगेटिव आता। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या निकाला है मैंने? ये क्या निकाला है? ध्यान से सुन लो। दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर एकदम? ये इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं। इसको मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम 2a इंटू एस। 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स ma इंटू एस। नाउ व्हाट इज ma इंटू एक्स? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। What is ma into x? Work done by all the forces. What is half mv square? Final kinetic energy. What is half mu square? Initial kinetic energy. That means delta k बराबर work done by all the forces. And this is the most important equation of physics. बहुत जबरदस्त। That's the work energy theorem। अभी डिटेल में भी बात करेंगे। ये कोई प्रूफ नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये जस्ट एक सिंपल एनालिटिकल वे है, आपको समझाने का एक तरीका है। क्या कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, क्या दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस फोर्स एन और mg? नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फोर्सेस। चाहे फोर्स कंजर्वेटिव हो, चाहे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे टेंशन हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, फ्रिक्शन हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, कैसी फोर्स हो, सूडो फोर्स हो, रेजिस्टिव फोर्स हो, कैसी फोर्स हो, यहां पर वर्क डन किसका है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब कुछ फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा, कुछ फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा, कुछ फोर्स का वर्क हो सकता है 0 हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन ध्यान रखना, यहां पे क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वो क्या कर रहा है? इट विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखो, डेल्टा के कैन बी पॉजिटिव, ये तो बात हमने कर ली, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। डेल्टा के कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। अगर डेल्टा के पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा के पॉजिटिव होगा, इसका क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अगर डेल्टा के नेगेटिव होगा, इसका क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अगर डेल्टा के 0 होगा, इसका क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अब खुद सोचो ना यार, डेल्टा के 0 डेल्टा के पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो कॉमन सेंस है ना यार, जो भी जितनी भी फोर्सेस का रिजल्टेंट, फोर्सेस का कंपोनेंट है, वो अलोंग द मोशन लग रहा होगा या अपोजिट टू द मोशन? अलोंग द मोशन। और ये तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। अगर फोर्स अलोंग द मोशन है, मतलब अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब वो एक्सेलरेट करता है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो ये बता रही है। आपकी पूरी मैथमेटिक्स साफ कर दी। हमें नहीं जानना कैसे जा रहा, कैसे नहीं जा रहा, क्या नहीं, आप बस इसकी बात करो। वर्क डन निकालना हमने बहुत डिटेल में सीख लिया है लास्ट लेक्चर में। चाहे वर्क डन कांस्टेंट फोर्स से हो, वेरिएबल फोर्स से हो, ग्राफ से हो, फोर्स टाइम रिलेशन से हो, अरे कैसा ही रिलेशन हो, हम निकाल लेंगे। अगर ये निकालना आ गया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और डेल्टा के नेगेटिव का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग। और बिल्कुल ठीक बात है ना, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग मतलब स्पीड डिक्रीजिंग। स्पीड डिक्रीजिंग मतलब कि जो फोर्स है वो अपोजिट टू द मोशन या अलोंग द मोशन? अरे अपोजिट टू द मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और डेल्टा के 0 मतलब, डेल्टा के 0 मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज 0। जितनी भी फोर्स लग रही है वो वर्क डन 0 है। क्लियर एकदम? सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाया गया है,
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाया गया आपको, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको पढ़ाया गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता था? क्या स्पीड चेंज होती थी? नहीं, पढ़ा रखा है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता था? क्या स्पीड चेंज होती थी? नहीं, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। क्लियर एकदम। अगर उसी एक्सप्रेशन को जो आया था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v² या फिर ओमेगा स्क्वायर, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीपिटल फोर्स बन गया। तो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन गया? mv² या फिर m ओमेगा स्क्वायर r। ये हमने पढ़ रखा। अब सेंटीपिटल फोर्स कोई नई तरीके की फोर्स नहीं होती है, किसी की वजह से आती है जो कि अलोंग द सेंटर लगती है, और उसकी वजह से वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, टक 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 टक, तो मान लो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रही है, तो एंगल कितना हो गया? फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस सेंटीपिटल फोर्स, वो कितना हो गया बच्चों? जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा के कितना होगा? जीरो। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट मींस स्पीड इज कांस्टेंट। और ये तो हमने सब पढ़ रखा है। मतलब जो भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है ना, वो सारा इसने एक छोटी सी, देखिए इतनी छोटी सी जगह में उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। जो भी हमने इतनी गंदी गंदी मैथमेटिक्स से काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर हो पा रही है? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दीज थ्री फोर्सेस? नो, दैट मीन्स अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करके यहाँ पे लिखूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूं यहाँ पर, तो ये क्या है? चाहे वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का हो, चाहे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हो, चाहे वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का हो, एक्सटर्नल में कांस्टेंट वेरिएबल सब आ गया, चाहे वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स का हो, चाहे वर्क डन स्यूडो फोर्स का हो, सभी का वर्क डन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नोट करने वाली बात क्या है? क्या डेल्टा की, क्या के डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस। क्या वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस। वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस फ्रेम से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो उसी फ्रेम में वर्क निकालना। ऐसे नहीं है वर्क आप ग्राउंड फ्रेम से निकाल रहे हो और काइनेटिक एनर्जी बस के फ्रेम से या किसी और मूविंग फ्रेम से निकाल रहे हो। अब तो अलग अलग आएगा, गलत आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। तो ये मत कह देना सर वर्क एनर्जी थ्योरम फेल हो गई। फेल नहीं हुई, आपके कंसेप्ट फेल हुए हैं, आपके कंसेप्ट गलत है। फिजिक्स फेल नहीं हुआ, आपके कंसेप्ट गलत है। अरे नोट करने वाली बात यह है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, डेल्टा के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी सेम। नोट कर लेना इसको। जिस फ्रेम से आप वर्क की कैलकुलेशन कर रहे हो उसी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम क्लियर है आपको? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, whether it is conservative, non-conservative, external, pseudo, friction, whatever it is, will be equals to delta K, change in the kinetic energy of the object. Delta K can be positive, negative, can be zero. That means work done by all the forces can be positive, can be negative, can be zero. और इसका significance क्या है? अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है? यहाँ पर फोर्स अलोंग द मोशन, यहाँ अपोजिट टू द मोशन, यहाँ पर फोर्स लग भी रही है तो सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन कितना होगा? जीरो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक वो क्या है कि ये जो कैलकुलेशन जब आप करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी वन। सेम फ्रेम में होनी चाहिए। डेल्टा के की कैलकुलेशन और वर्क डन की कैलकुलेशन सेम फ्रेम में होनी चाहिए। इवन आप सूडो फोर्सेस, इवन आप एसिलरेटिंग फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। कंडीशन अप्लाई, आपको सूडो फोर्स का वर्क लेना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब बहुत भयंकर से भयंकर क्वेश्चन सिंगल लाइन में सॉल्व होंगे, सिंगल लाइन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है? ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। क्या ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है? नहीं भैया, सभी फ्रेम में आप इसको लगा सकते हो। बस सोचने वाली, समझने वाली बात ये है, जिस फ्रेम में आप डेल्टा के निकाल रहे हो उसी फ्रेम में आप वर्क निकाल लेना। ठीक है? क्लियर है एकदम? क्या यहाँ पर वर्क डन बाय एक स्पेसिफिक फोर्स है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कुछ स्पेसिफिक है? नहीं, यहाँ पर वर्क डन बाय समस्त फोर्सेस,
ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सारी फोर्सेस बनाओ, चाहे वो सूडो हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कैसी भी फोर्स हो, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, समस्त फोर्सेस। और वर्क तो हमें निकालना आता है, उसके बाद बराबर डेल्टा के डाल देना, काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक छोटी सी प्रॉब्लम से मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ, ये कितना इजी करती है, और तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन इज थीटा एंड दिस हाइट इज लेट्स से h, इसके टॉप पर एक बॉल रखी गई है जिसका मास है m और उसको रिलीज कर दिया गया। बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एट पॉइंट b, मतलब बॉटम पे जब ये पहुंचेगी। तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे चल रहा है, क्लियर है। ऑल्दो मैं वो लगा सकता हूँ काइनेमेटिक्स, यहाँ पर जी लगाऊंगा, एक कंपोनेंट लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा के क्या होगा, सिंपली के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल तो बच्चों जीरो है यहाँ पर, और के फाइनल क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वी तो निकालना है आपको, ये वी तो निकालना है। अब यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो देखो, एम जी इधर लग रही है बच्चों, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, क्लियर एकदम। अब ये देखो आप कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना है, जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, जीरो, मतलब कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कितना है यहाँ पर, जीरो। सिर्फ एक ही बचा वर्क डन बाय एम जी, कंजर्वेटिव है वो भी, कंजर्वेटिव है वो भी। अब हम इसका निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बाय एम जी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्या करेगा, इट विल चेंज द पोटेंशियलिटी ऑफ द सिस्टम, इट विल चेंज द पोटेंशियलिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब वर्क डन बाय एम जी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल ले लूं तो यू फाइनल क्या होगा बच्चों, एम जी एच। यू फाइनल क्या होगा, सॉरी, यू फाइनल क्या होगा बच्चों, यहां पर फाइनली यहां पर आ गया है, तो यू फाइनल क्या होगा बच्चों, जीरो, और यू इनिशियल क्या होगा बच्चों, एम जी एच। तो वर्क डन बाय एम जी एच कितना होगा, वर्क डन बाय ए कितना होगा बच्चों, एम जी एच। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा बच्चों, एम जी एच, क्लियर है एकदम। मतलब वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, एम जी एच, क्लियर है। तो उठा करके इक्वेट कर दो, दैट मींस एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से v कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से v कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। देखो एक लाइन में हो गया, अगर आपको लगाना आता है तो एक लाइन में हो गया, क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, बाकी हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करते हैं अभी। चलिए, कुछ प्रॉब्लम करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान और ले लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी समझ लेते हैं, और थोड़ा सा और इसको डीपली एनालाइज कर लेते हैं, और फिर उस डीप एनालिसिस को हम अपनी प्रॉब्लम्स में झोंकेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, क्लियर है। अच्छा, एक टर्म होती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। क्या? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और वो क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला मैंने? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब और कोई एनर्जी नहीं होती, और कोई एनर्जी नहीं होती इसमें, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, फलाना ढिमका, और कुछ नहीं है। सिंपली मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें हम, तो देखो, क्या मैं लिख सकता हूं k बराबर e माइनस यू, क्या लिख सकता हूं k बराबर e माइनस यू, और आप जानते हैं k इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। k जो है जीरो के बराबर, जीरो से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स हमेशा e इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू u, e इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू u। जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, क्लियर है? क्योंकि तभी तो ये चीज पॉजिटिव आएगी। ई कभी भी यू से कम नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ई कभी भी यू से कम नहीं हो सकता, क्लियर है? क्या मैकेनिकल एनर्जी के कुछ बेसिक से आइडियाज क्लियर है आपको? यू कैन बी नेगेटिव, यू नेगेटिव हो सकता है, आपने पढ़ रखा, यू रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यू नेगेटिव हो सकता है, क्लियर एकदम। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वर्क सब कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा के। और डेल्टा के क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जनरली फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं बच्चों? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, यही फोर्सेस जनरली होती हैं।
मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन या व्हाटएवर इट इज। सो वो किसके बराबर होगा बच्चों? डेल्टा के। किसके बराबर होगा? डेल्टा के। मान लो सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, या फिर अगर लग भी रही है तो उनका वर्क डन 0 है। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने क्या बोला? मान लो कि सिस्टम में कोई भी कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, और अगर लग भी रही है तो उनका वर्क डन 0 है। मतलब कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव is 0 and work done by some external is also 0, या फिर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है बच्चों? माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के। बहुत जबरदस्त रिलेशन है, बहुत जबरदस्त। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ऑल दो जिसको ये लगाना आ जाए ना, अभी इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस साइन बस ये बता रहा है अगर सिस्टम में कुछ एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ घट रही है। आई एम नॉट सेइंग पोटेंशियली हमेशा घटेगी, ये माइनस तो कहीं पर भी हो सकता है। बस ये माइनस साइन ये बता रहा है अगर कुछ पोर्शन घट रहा है तो कुछ पोर्शन बढ़ रहा है, अगर कुछ पोर्शन घट रहा है तो कुछ पोर्शन बढ़ रहा है। बट जब टोटल जो है, टोटल समेशन जो है वो क्या ही है? कांस्टेंट। कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं बच्चों? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्लियर है? दैट मीन्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यू फाइनल को इधर ले जाओ, के इनिशियल को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। और के इनिशियल प्लस यू इनिशियल क्या होता है बच्चों? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, एंड दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो क्या कहता है? The total energy of the system is constant and conserve if only conservative force will do work। अगर सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर है भी तो उनका वर्क 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व एंड इट इज कांस्टेंट। और अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा? तो टोटल सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व है ही, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? सिर्फ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। क्लियर एकदम? यहां पर एनर्जी 50 जूल है तो 100% यहां पर एनर्जी कुछ ना कुछ कम होगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन वगैरह है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसने कुछ ना कुछ खा लिया होगा, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही। यहाँ पर टोटल 50 थी तो मैं बोल सकता हूँ 40 यहाँ पर है ही बची हुई, और 10 जूल किसने खा ली? 10 जूल किसने खा ली? फ्रिक्शन ने। कहां पे चली गई वो? हीट की फॉर्म में, सम अदर फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? दोनों स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है। What is law of conservation of energy? The total mechanical energy of the system is constant and conserved if only conservative force will do some work। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर इस लाइन को देख रहा है, इस लाइन को देखिए, बहुत जबरदस्त। कुछ पोर्शन बढ़ेगा तो कुछ पोर्शन घटेगा, ये मत समझ लेना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटेगी। क्लियर एकदम? अब इसको कैसे हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे? लाइक दिस, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास है m, और उसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं। क्लियर एकदम? और h हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया। व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? बहुत बार कर रखा है, इक्वेशन लगा रखी है, लेकिन अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। अगर मैं सिंपली ये लगा दूं कि भैया कुछ पोर्शन घट रहा है और कुछ पोर्शन बढ़ रहा है, तो कौन चीज बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। कितनी बढ़ रही है? हाफ mv², क्योंकि इनिशियल 0 थी, फाइनल हाफ mv² है। कौन चीज घट रही है? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी घट रही है? mgh। तो डायरेक्ट v कितना आ गया? √2gh। क्लियर एकदम? क्या ये लगानी आ रही है? माइनस साइन नहीं लगाते, मैं फील्ड बोल रहा हूं। क्लियर एकदम? ये अंदर दिमाग में होता है, कुछ चीज बढ़ रही है, कुछ चीज घट रही है, और दोनों को इक्वेट करना होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? mg, विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये लगाना है तो ये लगा लो यार, कोई भी अपना रेफरेंस चूज करो पहले। मान लो ये रेफरेंस है तो क्या बोलूंगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर
के फाइनल प्लस यू फाइनल, इनिशियल पॉइंट ये रहा, रेफरेंस ये लिया है, तो क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली? नहीं। क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? यस, mgh। फाइनली जब यहाँ आ गए क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है? यस, हाफ mv²। क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। देखो वही तो आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब कंजर्वेटिव फोर्स ही सिर्फ वर्क कर रही हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तब ये सब होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब ये सब होगा। अगर है भी तो उनका वर्क डन जीरो है। अगर मान लो वर्क डन जीरो ना हो तो क्या होगा? मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है और उसका वर्क डन जीरो नहीं है तो क्या होगा? तो सिंपल है, ठीक है, इसको फिलहाल जीरो मान के चल लेते हैं, लेट से सिंपल केस लेकर चल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना होता है बच्चों? डेल्टा यू, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना होगा बच्चों? डेल्टा के। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल टर्म एक साथ, फाइनल टर्म एक साथ। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना आ गया बच्चों? के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस, सॉरी, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, और के फाइनल प्लस यू फाइनल कितना हो गया बच्चों? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, एंड दैट्स द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, जिसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था, ए पॉइंट और बी पॉइंट लेकर के। यहाँ टोटल एनर्जी 50 जूल, यहाँ टोटल एनर्जी 40 जूल, तो डिफरेंस कहाँ गया बच्चों? 10 जूल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फाइनल एनर्जी हमेशा कम ही आएगी, फाइनल एनर्जी हमेशा कम ही आएगी, इनिशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा ही होगी। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये सारे रिजल्ट आपको रटे नहीं समझ में आने चाहिए, समझ में आने चाहिए बारीकी से। सारे रिजल्ट एकदम बारीकी से आपको समझ में आने चाहिए। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगानी आ गई ना यार, बहुत ही जबरदस्त है ये तो, मतलब बहुत जबरदस्त। क्लियर एकदम? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम क्लियर है आपकी? वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई डाउट है? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कोई डाउट है? क्या आपको नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन भी निकालना आ गया? क्या अब आपको सब कुछ आ गया है? क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया? अरे क्वेश्चन कोई भी आ जाए अब हम कर लेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा इतना मजबूत हो गया, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए अब हम कर लेंगे। कैसी आ जाए, फ्रिक्शन फोर्स आ जाए, सूडो फोर्स आ जाए, टेंशन आ जाए, नॉर्मल एक्शन, अरे कुछ भी आ जाए यार हम कर लेंगे यार, हमें तो ये आती है यार। ये हमारे पास ऐसी ब्रह्मास्त्र आ गया है ना एक, कि जहां छोड़ो वहीं लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम हम लेते हैं, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ में, एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो v0 वेलोसिटी से इस स्प्रिंग की तरफ आ रहा है। क्लियर एकदम? फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सब स्मूथ सरफेसेस हैं। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्लियर एकदम? चलो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी बच्चों? देखो mg नीचे एक्ट करेगा कंजर्वेटिव, नॉर्मल एक्शन ऊपर करेगी एक्ट, उसकी वजह से वर्क डन जीरो होगा, और स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी विच इज कंजर्वेटिव। मतलब कि यहाँ पर सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव है तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व और कांस्टेंट करा सकते हैं। क्लियर एकदम? क्योंकि नॉर्मल एक्शन का वर्क डन तो जीरो है, mg और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। दैट मींस वी कैन से इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये अपना इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन में क्या किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है? यस। और वो कितनी है? हाफ m v0 स्क्वायर। क्या किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग हो या आपका अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो? नहीं, क्योंकि ना ही कुछ हाइट वाइट है और ना ही कुछ एलैंगेशन और कंप्रेशन है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। फाइनल में पहुंचे। अब देखो मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन कब तक ये कंप्रेस होगी? ये इससे टकराई, देखो ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये स्प्रिंग इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से इसकी स्पीड देखो घटेगी, इसकी स्पीड घटेगी। क्लियर एकदम? स्पीड घटते 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 क्या हो जाएगी? जीरो। और वही क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम कंप्रेशन। मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसने इसको कितना कंप्रेस कर दिया? मान लो x, कितना कंप्रेस कर दिया? x, वही हमें निकालना है।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आ गया आंसर, हाफ से हाफ कैंसिल, तो सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट अंडर रूट एम बाई के। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या डायरेक्ट वो भी लगा सकते थे। अब देखो ये वही तो है, डेल्टा के बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। जो कुछ चीज बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कुछ चीज घट रही है, क्या घट रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी घट रही है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो दोनों को उठा करके इक्वेट करा सकते थे। क्लियर एकदम। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो आया है। अरे अब आप कहोगे सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के दिखाओ। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के बच्चों। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के। समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय एमजी कितना हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि एमजी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अब हम निकालेंगे थोड़ी, इसका सिग्निफिकेंस मुझे मालूम है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के। वही सब कुछ आ गया है यार। माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर डेल्टा के। यू फाइनल कितना होगा बच्चों, यू फाइनल कितना होगा बच्चों, जल्दी बोलो। यू फाइनल, यू फाइनल मतलब जब इसको स्प्रिंग कंप्रेस कर दिया होगा तो कितना होगा यू फाइनल, जल्दी बोलो। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यू इनिशियल कितना होगा, 0, कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई एलोंगेशन नहीं है। डेल्टा के क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। देखिए वही आ गया, सेम रिजल्ट आ गया, कुछ भी लगा लो। बेसिकली ये जो लगाते हो आप, ये लॉ ऑफ, ये कहां से आया, वर्क एनर्जी थ्योरम से। कब, लेकिन जब किसी तरीके की कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, या फिर अगर है भी तो उनका वर्क डन 0। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखो, अब सेम प्रॉब्लम, बस मैंने क्या काम किया, इसको सरफेस को थोड़ा ऐसे ऊपर ले गया एच हाइट और बॉल को यहां से ड्रॉप करा दिया। ठीक, बॉल को यहां से ड्रॉप करा दिया। अब वही पूछ रहा मैक्सिमम कंप्रेशन, तो ठीक है यार, बॉल दौड़ता दौड़ता आएगा और दौड़ता दौड़ता आएगा और इसको कंप्रेस कर देगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहां पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी, स्प्रिंग फोर्स, एमजी विच इज कंजर्वेटिव एंड नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बच्चों, 0। और एमजी और स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव, और फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एवरी पॉइंट इज कंजर्व। क्लियर है? लेट्स से इनिशियल पॉइंट मैंने ये ले लिया, लेट्स से इनिशियल पॉइंट इज दिस ए एंड फाइनल पॉइंट इज दिस, लेट्स से बी। क्लियर है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। क्या ए पर किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है ना? क्या ए पर किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ। क्या है वो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्या बी पर जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा, मान लो मैक्सिमम कंप्रेस कितना हो गया, x, वही x हमें निकालना है, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ। कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो डायरेक्ट निकल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट निकल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2mgh बाई k का अंडर रूट, डायरेक्ट आ गई x की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी को भी साफ कर दिया उसने, काइनेटिक एनर्जी को भी साफ कर दिया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे आएगा तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। क्लियर एकदम? अब यहाँ पर जो काइनेटिक थी वो पोटेंशियल में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मतलब कि फिर हम लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो वही तो आ गया, mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैंने इसको इक्वेट करा दिया। यही ब्यूटी और यही पावर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो कि आपको समझनी होगी और सीखनी होगी। मतलब मैंने या तो ये तो पॉइंट ले लो डायरेक्टली, या बीच में कोई एक पॉइंट ले लो। भाई इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, फिर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही तो सब किया मैंने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ब्यूटी समझ में आ रही है वर्क एनर्जी थ्योरम की? कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं, प्लस माइनस तो हर कोई कर लेता है, प्लस माइनस ही कर रहा हूं मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ब्यूटी समझ में आ रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की?
वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम है सारा खेल वर्क एनर्जी थ्योरम का है। क्लियर है? यहां पर देखते हैं, मान लो लेट्स से एक सिंपल पेंडुलम टाइप्स है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, बॉब का मास एम, उसको मैं ये रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, उसको मैं थीटा एंगल पर ले गया। क्लियर है? और थीटा एंगल पर लाकर के मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, जैसे भागता हुआ आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वही निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट लेट्स से ए, फाइंड द एनर्जी एट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले फोर्सेस बना लो। यहाँ पर mg एक्ट कर रहा है और यहाँ पर टेंशन एक्ट कर रहा है। देखो, टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन टेंशन की वजह से वर्क डन कितना होगा, जल्दी बोलो। टेंशन की वजह से एवरी टाइम वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्यों वर्क डन जीरो होगा? क्योंकि टेंशन की वजह से वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय टेंशन हमेशा कितना होगा, जीरो। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ वर्क किसकी वजह से होगा बेटा, mg की वजह से। और mg कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर एकदम? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। चलो, अगर मैंने इसको रेफरेंस लेवल ले लिया तो ए पर टोटल एनर्जी, क्या किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ना। क्या किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, हाफ mv²। क्या बी पॉइंट पर किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है, ना। क्या किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ, और वो कितनी होगी, mgh। और ये h अभी निकाला था हमने, स्टार्टिंग में निकाला था, L1 माइनस कॉस थीटा, तो कितनी होगी, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। m से m कैंसिल, तो v सिंपली कितना आ गया, अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको ब्यूटी दिखाई पड़ रही है यार? सिंगल लाइन में टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं, एक लाइन में। क्या आपको ब्यूटी समझ में आ रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो कि आई है वर्क एनर्जी थ्योरम से? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन प्रॉब्लम को आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, और इलस्ट्रेशन हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, और सिस्टम में क्या है, दो स्प्रिंग है, सिमिलर स्प्रिंग, सेम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, वो अपनी नेचुरल लेंथ में, और उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है m। क्लियर है बेटा? अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मान लो मैं सिस्टम को किधर की भी तरफ, मान लो स्लाइटली x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दूं। क्लियर है? मान लो मैं इस ब्लॉक को यहां ले आऊं और छोड़ दूं, तो इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, मतलब नेट फोर्स इधर की तरफ हो गया, तो ये इधर की तरफ भागेगा। तो क्वेश्चन था, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी, व्हेन इट रीचेस द मीन पॉइंट, मतलब कि वापस जब ये यहां ओ पॉइंट पे आएगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव है, एक्सेप्ट नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री। क्लियर एकदम? सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स वर्क कर रही है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स वर्क कर रही है यहाँ पर, फिर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स वर्क कर रही है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और इवन mg का वर्क डन भी क्या है, जीरो, क्योंकि mg इधर लग रही है और mg इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल। इनिशियल मतलब कि जब मैं इसको इधर ले गया। ठीक, क्लियर है? यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है? क्या किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। क्या किसी प्रकार की कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ। कितनी है? हाफ के x², क्योंकि ये x कंप्रेस हुई है और ये x एलोंगेट हुई है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 × हाफ के x²। क्लियर है? अब जब ये O पॉइंट पर आ जाएगी, नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, क्या किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? ना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ना ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ। कितनी होगी? हाफ mv²। क्लियर एकदम? 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस mv² बराबर 2kx²। दैट मींस v कितना आ जाएगा, यहां से v कितना आ जाएगा, 2kx² अपॉन में अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सो दैट्स द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ओ। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम चीजों को अब निकाल रहे हैं। ठीक, एक और सिस्टम देखते हैं। मान लीजिए एक वुडन प्लैंक है, स्मूथ एकदम, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। क्लियर है? स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, ये ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, देख लो थोड़ा सा स्पेस बनाया हुआ है मैंने, फ्री है।
क्लियर है, स्प्रिंग कांस्टेंट के और वो h हाइट पर है, ग्राउंड से h हाइट पर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, मान लो मैं इसको स्लाइटली x डिस्प्लेस कर दूं। क्वेश्चन क्या है, मान लो मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को x डिस्प्लेस कर दूं, मतलब इसने इसको स्प्रिंग ने इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया x, और डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ दूं तो क्या होगा, जल्दी बोलो। ये स्प्रिंग इस पे फोर्स ऐसे लगा रही होगी तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे आके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो वो क्या कर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे लाइक दिस। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, वेयर इट विल हिट द ग्राउंड फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, वेयर इट विल हिट द ग्राउंड फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। चलिए कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई। अब देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी निकालता हूं। वो कैसे निकलेगी भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सेम प्रॉब्लम है, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 0। मतलब इतने पोर्शन में नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का वर्क डन कितना होगा, 0। सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही वर्क कर रही होगी, उसकी वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यही सेम सिचुएशन है। मतलब ये v कैसे निकलेगा बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखूंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया बच्चों, तो v कितना आ गया बच्चों, जल्दी बोलो, x अंडर रूट के बाई एम। सो दैट्स द वेलोसिटी। अब तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है बच्चों, जितना टाइम यहां से यहां, उतना टाइम यहां से यहां, उतना ही टाइम यहां से यहां। टाइम के लिए मैं y एक्सिस के अलावा कैलकुलेशन करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, y के लॉन्ग कैलकुलेशन करूंगा तो y इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर, y कितना है बच्चों, h, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है h, uy कितना है बच्चों 0, और हाफ ay कितना है बच्चों g इंटू टी स्क्वायर, तो t कितना आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 2h बाय g। रेंज के लिए x के लॉन्ग कैलकुलेशन करूंगा, uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax तो 0 है बच्चों, एक्सेलरेशन एक्सेस के लॉन्ग तो कुछ है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ux कितना है ये रहा, x अंडर रूट k बाई m, और टाइम कितना है बच्चों अंडर रूट 2h बाय g। सो दैट्स द आंसर। देखिए कितना इजीली निकल रहा है, कितना इजीली निकल रहा है। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, बस बात खत्म, उसके बाद तो सिंपल, ठीक। और देखते हैं, मान लीजिए एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग एनएल मतलब नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उस स्प्रिंग के एक एंड को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हुए पुली के द्वारा एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, और ब्लॉक फिलहाल मैंने पकड़ा हुआ है, क्लियर। मान लो मैं, एक तो चीज होगी बच्चों, देखो मैं इसको धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं, धीरे 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 धीरे, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। और एक चीज होगी मैंने झटके से छोड़ दिया, तो वो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन। देखो झटके से नीचे जा रहा है, देखो एक चीज तो बच्चों ये हो गई, इसमें एक चीज तो ये हो गई कि देखो दो सिचुएशन है, मान लो मैं धीरे धीरे ला रहा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊंगा और ये ब्लॉक यहीं रह जाएगा, और वो सिचुएशन क्या होगी बच्चों, वो सिचुएशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो सिचुएशन क्या होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो निकालना है, वो निकल जाएगा। मान लो ये x नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, x, तो ये कितनी खिंच गई होगी ऊपर, kx, क्लियर एकदम। तो यहाँ पर जो टेंशन आ रही होगी वो किसके बराबर आ रही होगी बच्चों, यहाँ पर जो टेंशन आ रही होगी, सॉरी ये ऊपर खिंची है तो kx नीचे, क्लियर एकदम। तो यहाँ पर जो टेंशन आ रही होगी वो बच्चों किसके बराबर आ रही होगी, kx, और यहाँ पर ये टेंशन t है, यहाँ पर ये टेंशन t है और mg नीचे है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या बोल सकता हूँ, t बराबर mg, दैट मींस kx बराबर mg, दैट मींस x बराबर mg बाई k। ये क्या निकाला है आपने, एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ व्हेन इट इज एट इट्स मीन पोजीशन, जब बहुत स्लोली लेके आए हो। अगर मान लो झटके से हटा दूंगा तो क्या होगा, ये मीन पोजीशन पे रुकेगा थोड़ी, ये नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, देखो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा होगा, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा होगा, mg जो है डोमिनेट कर रहा होगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, इसको समझ ही लो डिटेल में, mg नीचे और टेंशन ऊपर, क्लियर एकदम, mg नीचे और टेंशन ऊपर, क्लियर एकदम। मान लो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर क्या हो रहा होगा, mg इज ग्रेटर देन टेंशन, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ, दैट मींस इसकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, दैट मींस नेट फोर्स नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, दैट मींस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम।
वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है एकदम, क्लियर है। अब क्योंकि वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो गई है झटके से छोड़ने पे, तो ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे आएगा, अब क्योंकि x बढ़ गया होगा, अब x बढ़ गया होगा तो mg तो उतना ही है, मतलब कि अब टेंशन बढ़ जाएगा mg से, मतलब कि अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगी, दैट मींस अब इसकी स्पीड घटेगी, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और वही क्या होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन। लेट्स से दैट मैक्सिमम एलोंगेशन इज x डैश। वो कैसे निकलेगा बच्चों, मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है भाई, मैक्सिमम एलोंगेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं रेफरेंस यहां से ले लूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, mg x डैश, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, हाफ के x डैश स्क्वायर। तो क्या कर दूंगा, हाफ के x डैश स्क्वायर बराबर mg x डैश, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से x डैश क्या आ जाएगा बच्चों, 2mg/k, मतलब डबल एलोंगेशन हो जाएगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। दो चीजें थी, स्लोली नीचे लाना, तो फोर्स मेथड से मैंने टेंशन बराबर mg, kx बराबर mg/k, और एक चीज हो गई झटके से छोड़ दिया, झटके से छोड़ दिया क्योंकि यहां से लेके यहां तक mg डोमिनेट है टेंशन पे, यहां से लेके यहां तक mg डोमिनेट है, तो स्पीड बढ़ाएगा, तो यहां पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा अब टेंशन ऊपर बढ़ने लग जाएगी, अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग जाएगी, मतलब कि ये रुकेगा और यहाँ पे आके रुकेगा, और यही क्या होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन। ये मान लो x डैश नीचे गया तो ये x डैश खिंच गई होगी, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी घट गई, क्योंकि ये रेफरेंस मान लिया है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी घट गई, mg x डैश, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल कितनी बढ़ गई, हाफ के x डैश स्क्वायर। उठा के इक्वेट करो ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई साहब बहुत जबरदस्त चीज है, जिसको लगानी आ जाए, जिसको समझ में आ जाए, क्लियर एकदम, इनको आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए और भी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। मान लो ग्राउंड, क्लियर है, एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है h, ग्राउंड से h हाइट पर एक फ्रिक्शनलेस डंडा है, मान लो डंडा, क्लियर एकदम, क्लियर, रॉड फ्रिक्शनलेस है, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है h, क्लियर एकदम, जो कि दोनों के बीच में सेपरेशन भी है, और स्प्रिंग के दूसरे एंड को एक रिंग छल्ले से कनेक्ट कर दिया और छल्ला रॉड के अंदर है, मतलब ये सिचुएशन है, ये समझ सकते हो। ग्राउंड से मान लो एक स्प्रिंग है और डंडे में मैंने अटका रखा है। अब मैंने क्या काम किया, इस स्प्रिंग को मैं स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर गया, स्प्रिंग को मैं स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर गया, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री, और मान लो मैं इसको इधर ला करके छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, इसको इधर ला करके छोड़ दूंगा तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, फिक्स है, इधर की तरफ भी मूव करेगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी, स्प्रिंग फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि इसको इधर की तरफ मूव कराएगा। वो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी when it reaches at the normal point, let's say this point is O, when it reaches at point O, this point is let's say A, this point is O या B मान लो, कुछ भी मान लो, क्लियर एकदम। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे बेटा, सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, mg नीचे, देखो स्प्रिंग फोर्स इधर, mg नीचे इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, जल्दी बोलो, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, कंस्ट्रेंट है, फिक्स है, और mg और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है, मतलब स्प्रिंग फोर्स का ही कमाल है, सारा खेल स्प्रिंग फोर्स का ही है। अच्छा भाई, अब स्प्रिंग फोर्स का है तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा व्हाट इज x मतलब की एलोंगेशन। यहां पर देखो ये नेचुरल लेंथ मैंने ये इतनी है, तो पहले तो ये लेंथ निकाल लो, इसको इसमें से माइनस कर देना, एलोंगेशन आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ, अरे इसको मत समझ लेना, एलोंगेशन क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ तो h है ही, फाइनल लेंथ कैसे निकलेगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर एकदम, ये पता है h, यहां से cos 37 निकालो, इस ट्राइंगल में से cos 37 क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, cos थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है h, हाइपोटेन्यूज लेट्स से l, इसी को हमें निकालना है फाइनल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, तो बेटा l कितना हो जाएगा, 5h/4। ये एलोंगेशन नहीं है, अभी भी एलोंगेशन क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ,
इनिशियल लेंथ से कितना खींचा तो कितना हो जाएगा 5h/4 माइनस h, तो कितना आ जाएगा h/4। क्लियर एकदम। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैंने इसको ऐसे खींच दिया ना तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। दैट मींस मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। दैट मींस हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी है h/4 का स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया तो v कितना आ गया बच्चों m इधर आ गया, v कितना आ गया k/m अंडर रूट इंटू h/4, क्योंकि h/4 का स्क्वायर था अंडर रूट कर जाएगा। दैट्स आंसर। देखिए सिंगल स्टेप में आ रहे हैं यार, कितना मजा आ रहा है। ठीक है एकदम क्लियर है। और देखते हैं भाई, मान लो एक टेबल है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिलेगा। एक टेबल है मान लो फ्रिक्शनलेस, ठीक। एक चेन है जिसका मास है कैपिटल M, लेंथ है L और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। चेन जो है L/3 नीचे हैंग है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। इस हैंगिंग पार्ट को ऊपर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो मैं इसको पकड़ रखा है ऐसे, जैसे इसमें उसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ये चेन गड़गड़ नीचे गिरने लग जाएगी। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, या फिर वेलोसिटी भी पूछ लेता है, एक ही बात है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली लीव ऑफ। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, पहले पार्ट को सुनते हैं पहले। फाइंड द वर्क डन। अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अच्छा भाई, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है तो एक ही काम कर रहा है mg। अब या तो भैया इंटीग्रेशन वगैरह के माध्यम से कर लो बड़ा, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। अब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मान लो, और क्या निकाल लो, डेल्टा यू निकाल लो। बेसिकली क्या लगा लो, डेल्टा यू निकाल लो, क्योंकि वो वर्क डन पूछ रहा है ना। देखो कैसे घुमाया उसने आपको। फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस हैंगिंग पोर्शन ऑन द टेबल। आपको कैसे घुमाया उसने, वर्क डन पूछ रहा है ना। अरे तो ठीक है यार, ठीक है, जितना भी आप काम करोगे वो सारा का सारा वर्क कहां चला जाएगा। इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा यू निकाल लो यार। डेल्टा के तो वैसे भी जीरो होगा, इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो डेल्टा यू निकाल लो। डेल्टा यू निकालने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं। लेट्स से यही अपना रेफरेंस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मान के चल लेता हूँ, लेट्स से जीरो। क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर। अच्छा भाई, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में जीरो मानूंगा रेफरेंस में। ठीक है भाई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो हैंगिंग पार्ट है, ये बहुत टाइम पास क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पर यूनिट लेंथ का मास m/l होगा, तो l/3 लेंथ का मास कितना होगा m/3। इसका मास कितना होगा m/3। याद करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड निकलवाई थी, जिसका मास m है और लेंथ l है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं जीरो मान लूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है यहाँ पर mgl/2, और सेंटर ऑफ मास के नाम से हमने इसको पढ़ा था, जो कि डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा ना बच्चों। और ये दूरी कितनी होगी l/6। ये दूरी कितनी होगी l/6। तो अगर मैं ये रेफरेंस मानते हुए यहां पर ui लिखूं तो ui कितना होगा बच्चों, नीचे जा रहा है, ui कितना होगा, नीचे नेगेटिव में है, तो ui कितना होगा, m की जगह m/3, g की जगह g, और h कितना होगा बच्चों l/6। तो ui कितना हो गया -mgl/18। क्या ये चीज आपको समझ में आई है। m की जगह बच्चों m/3, g की जगह g, और l की जगह सेंटर से लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी, वो की l/6 होगी। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रेफरेंस है, रेफरेंस के नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। अब यूएफ मतलब जब ये कंप्लीटली रेफरेंस पे आ जाएगा, तो यहां पर तो मैंने जीरो माना है ना, यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है ना, तो यूएफ कितना हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों डेल्टा यू कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो की कितना होगा mgl/18। और यही क्या होगा बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यही क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन लिफ्टिंग दिस चेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो ये आपने निकाल दिया बच्चों वर्क डन।
ठीक, अब वो क्या पूछता है आपसे कि जब ये कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ हो जाएगी, मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, इस तरीके की गड़गड़ाती हुई ये इस तरीके की सिचुएशन, बिल्कुल जस्ट यहां से जो है टेबल से ये वाला एंड जस्ट यहां पर पहुंच चुका है। अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वही आपको निकालना था। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो यार, सिंपल सा। टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। बच्चों क्या इनिशियल में किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है? ना। क्या इनिशियल में किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ। कितनी है बच्चों? अब ये भी निकाला, माइनस mgl/18। क्या फाइनल में किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी है? हाँ। कितनी है? हाफ mv²। क्या फाइनल में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? ये रेफरेंस माना हुआ है, रेफरेंस माना हुआ है। अब इसका सेंटर देखो बच्चों यहां पर होगा, जो कि L/2 दूरी पर होगा, और इस पूरे का लेना है। अब तो हमें इस पूरे का मास कितना होगा बच्चों? इस पूरे का मास कितना होगा? m। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं मैं इसकी, तो कितनी होगी? m, g की जगह g, और सेंटर से और इसकी दूरी कितनी होगी? L/2, लेकिन अभी भी नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि रेफरेंस के आप नीचे चल रहे हो। तो कितना हो जाएगा? mgl/2। इसको सॉल्व करना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाफ mv² बच्चों कितना आ जाएगा? हाफ mv² कितना आ जाएगा? mgl/2 माइनस mgl/18। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 माइनस mgl, तो कितना आ जाएगा? 8/18 mgl। दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 4/9 mgl। सो 4/9 mgl इज द काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी पूछे तो m को डिवाइड में भेज दो, 2 को उधर भेज दो, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या क्वेश्चन हो पा रहे हैं? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? इनको आप नोट करिए।